नमस्कार गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस एकेडमी। माई सेल्फ उपासना सरीन। गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी हम लोगों के यूपीएससी के न्यू बैचेस बन रहे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स कम मेंस में इंटरेस्टेड है, वो बच्चा इनरोलमेंट करा सकता है। और इसी के साथ साथ एसएससी, सीडीएस और एनडीए व अदर जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिए भी हम लोग वनडे के लिए जीएस का अलग से स्पेशल बैचेस बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिख जाएगा। ठीक है, सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पिब या पीआरएस या लाइव मिंट वगैरह का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हालांकि इस वीडियो में सारी चीज़ें कवरअप नहीं हो पाएंगी। सारी चीज़ें कवरअप होने का मतलब है वी विल नॉट डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक और पॉलिटी, और बट आई try my level best to make such 2 or 3 topics every day so that you guys will get the benefit. Okay, so today we start with the one organization that is EcoSoc. Okay, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि इस वीडियो को बिगिनर्स भी देख रहे हैं और वो बच्चे भी देख रहे हैं जिन बच्चों ने यूपीएससी अपीयर किया है। तो सबसे पहली बात तो हम इसे एक बिगिनिंग और जीरो लेवल से समझते हैं। गाइस, ध्यान से सुनिएगा। जो इकोसोक है ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, जो कि जीएस सेकंड आईआर का सेक्शन है। ठीक है, जीएस सेकंड आईआर का सेक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोसोक की। इकोसोक का फुल फॉर्म क्या है? इको का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, इकोसोक की फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट इट्स बैकग्राउंड। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, और प्लीज आप जो भी ये लेक्चर हो रहे हैं इसको आप अपनी द हिंदू की कॉपी में साथ साथ नोट कर लीजिएगा। इट विल गिव यू बेनिफिट इन योर प्रीलिम्स एग्जाम एज वेल एज मेंस एग्जाम। ओके, सो गाइस, फर्स्ट थिंग इज, आप लोगों को पता है 1945 में हुआ क्या था? एक तरफ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने लगा। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने लगा तो सिंपल सी बात है, जो यूएसए था वो उसकी पावर एक हेजेमनी की तरह आगे आने लगी, क्योंकि यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब डिस्कवर कर लिया था और वहीं से जापान जो था वो सरेंडर हो गया। तो गाइस, उस समय पे सिचुएशन ऐसा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, परंतु कल को जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो तो छोटी छोटी बातों पे हुआ है, तो हो सकता है कल को थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए तो पूरा का पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो इसी के चलते हुए जो इंटरनेशनल वर्ल्ड पावर है उस समय पर 1945 में जो हेजेमनी कहा जाता था, दादागिरी कहा जाती थी, वो दादागिरी कहा जाती थी अमेरिका की। तो जो वर्ल्ड हेजेमनी है, उन पावर्स ने डिसाइड किया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम कंट्रीज का ग्रुप होगा, और इसी के साथ साथ जो भी ये ग्रुप है, ये ग्रुप हर एक सेक्शन पे काम करेगा, जिससे हम आगे आने वाले जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन कन्फ्लिक्ट्स को रोक सके। और इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाए तो डिप्लोमेसी का, डायलॉग डिस्कशंस का, इन चीजों का यूज करके हम लोग वर्ल्ड वॉर का या वॉर के सिचुएशन को रोक सकें। क्योंकि गाइस, जो वॉर का सिचुएशन होता है, वॉर सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर ईदर कंट्री। देखो, ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री के सिपाही की जान जाती है या एक ही कंट्री का इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन होता है। इट इज इम्पैक्टेड ऑन बोथ द लेवल। ओके, सो जो वर्ल्ड पावर है यूएसए, ठीक है, उन वर्ल्ड पावर ने डिसाइड किया। इवन 1945 में यूएसए का हेजेमनी थी, 1948 में रशिया की भी हेजेमनी हो गई। हालांकि यूएसए आज तक बोलता है कि रशिया ने एटॉमिक बॉम्ब के लिए उनके कुछ जो आर्किटेक्चर है वो उन्होंने लिए हैं, और रशिया क्लेम करता है कि उन्होंने अपने आप बनाया है। इसीलिए 1945 में 2 ही सुपर पावर बनी थी, एक यूएसए और दूसरा रशिया। तो गैस, जो सुपर पावर थी
उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन हमें किसी भी तरीके के जो एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और जो कंट्रीज के इन बिटवीन कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन कन्फ्लिक्ट्स को रोका जा सके। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। अब यूनाइटेड नेशन के इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो दिस यूनाइटेड नेशन हैव बेसिकली द 6 ऑर्गन, ठीक है। तो 1945 में यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। यूएन के 6 ऑर्गन है। अब गाइस आप लोगों के वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है। सबसे पहले हम बात करें तो द जनरल असेंबली, आप लोग साथ साथ अपनी द हिंदू की कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। द जनरल असेंबली, ठीक है। द सेक्रेटेरिएट, ओके। फिर उसके बाद है इकोसॉक, इकोसॉक के बाद है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, देन ट्रस्टीशिप, ओके, एंड देन ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो गाइस ये 6 ऑर्गन्स हैं। अब जनरल असेंबली की बात करें तो सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल जितनी जो भी कंट्रीज हैं 192 मेंबर कंट्रीज हैं, ये सारी 192 मेंबर्स कंट्री एक साथ बैठती हैं और वहाँ पे डिस्कशन होता है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं जो जैसे हम लोग सुबह स्कूल में जाते थे, प्रे वगैरह करते थे और उस समय पे जैसे एक तरह से होता नहीं था कि पूरा का पूरा लाइक प्रेयर हॉल में असेंबली की जाती थी, सेम उसी तरीके से जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं दे कम and they do the discussion, okay. So general assembly is like this, okay. The secretariat is actually the headquarter of United Nation, okay. You have to keep in mind, please write down into your copy, the secretariat is the headquarter, okay. And in general assembly the discussion related to the cooperation and everything is discussed here, okay. और सेक्रेटेरिएट में क्या होता है, जैसे डे टू डे ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, उन सब का पूरा ब्यौरा यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोसोक, इकोसोक इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ओके। तो इकोसोक में क्या होता है भाई, ये एक तरह से यूनाइटेड नेशन का ही ऑर्गन है जो कि 1945 में ही बना। इस इकोसोक के अंदर है क्या कि भाई जो भी कंट्रीज हैं उनका पॉलिसी रिव्यू करना, इम्प्लीमेंटेशन, कोऑपरेशन पॉलिसी, इन सारी चीज़ों को इकोनॉमिकली और सोशली जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है वो एस्पेक्ट को देखना। इकोसोक के अंदर एक तरह से आप ये कह सकते हैं रिव्यू ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन कोऑपरेशन कंट्रीज का देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूएनएससी की बात करें तो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। यूएनएससी गाइज आप लोगों को अच्छे से पता है कि यूएनएससी के पास वीटो पावर है, ठीक है। जैसे आज कहते हैं 5 कंट्री की वीटो पावर है, और जो इंडिया है, इंडिया पता नहीं कितने टाइम से चाहती है कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बन जाए, बट क्वेश्चन इज व्हाट, यूएनएससी में परमानेंट मेंबर इंडिया अभी तक नहीं है। नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है एंड सम अदर कंट्रीज है, दे आर द मेंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसमें ये भी है कि इंडिया ने कई बार बोला है यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए, और दूसरी बात ये भी है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है गाइस, ठीक है, ये यूएनएससी एक तरह से आप ये कह सकते हैं इट प्रोवाइड, इट एंश्योर द सिक्योरिटी एट द वर्ल्ड वाइड लेवल, ओके। और इसमें जो वीटो पावर होती है, वीटो पावर बेसिकली 5 कंट्रीज की होती है। अब वीटो पावर का मतलब क्या है? वीटो पावर का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 बच्चे हैं, अब 10 बच्चों में से मैं किसी एक बच्चे को वीटो पावर दे देती हूँ कि भाई सारी पावर इस बच्चे के हाथ में है, और सारे बाकी जो 9 बच्चे हैं, 9 बच्चे कहते हैं कि मैडम इस पंखे को हटाना है, ठीक है, और वो एक बच्चा कहता है मैडम नहीं हटाना, तो दैट बच्चा हैव द वीटो पावर। तो इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे के पास वीटो पावर है उसकी चलेगी, तो उसने का पंखा नहीं हटेगा तो पंखा नहीं हटेगा। इज इट क्लियर? सो वीटो पावर मीन्स द एब्सोल्यूट पावर, okay. So United Nation in UNSC the 5 countries have the veto power, and which are the 5 countries? For example USA, UK, France, Russia and China, okay. अगर इनमें से किसी एक कंट्री ने भी मना कर दिया तो वो काम नहीं होगा, okay. So UNSC is belong to the security, okay. और now the next is trusteeship। ट्रस्टीशिप की बात की जाए
तो भाई ट्रस्टीशिप जैसे कोई भी रिफ्यूजी वगैरह होते हैं, सॉरी जो भी स्लेव कंट्रीज होती हैं उसको आज़ाद कराना, इंडिपेंडेंट कराना, उन सब में ट्रस्टीशिप का हाथ होता है। ठीक है। अब गैस इन सब के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इन सब का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए। ओके, द हेडक्वार्टर इज इन यूएसए न्यूयॉर्क। ओके, और आईसीजे की फुल फॉर्म की बात करें तो आईसीजे की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हर कंट्री का अपना अपना एक अपेक्स कोर्ट होता है। वॉट एवर द सेंट्रल और नेशनल लेवल प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी or the problem which need to be go for the judiciary things. So every country have their central banks, central judiciary system. Okay, so for example in India there is a Supreme Court. Okay, similarly अब पूरे जितने भी इंटरनेशनल वर्ल्ड कंट्रीज हैं, सो इंटरनेशनल वर्ल्ड कंट्रीज में भी ऐसा होता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये क्या करता है, कोई भी एक कंट्री या दूसरी कंट्री के ट्रीटी हो गया या समन प्रॉब्लम हो गई या फिर किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट है, विवाद है, ठीक है, अगर कोई भी किसी भी तरीके का विवाद होता है, कन्फ्लिक्ट वगैरह होता है या कोई कंटेंशन होता है या फिर ऐसा सिचुएशन बनता है कि भाई कोई ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, तो उस कंडीशन में जो कंट्री है, जो फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो दिस डेवलपिंग कंट्री हैव द राइट टू गो इनटू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी की हम बात लें तो आपका इंडिया और पाकिस्तान में जो कुलभूषण जाधव है, ठीक है, दैट वाज द केस। तो वहां पर आईसीजे में गए थे, ठीक है, कुलभूषण जाधव का जो केस था, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट इज आईसीजे में जो आईसीजे का हेडक्वार्टर होता है, ये याद रखना, आईसीजे का हेडक्वार्टर होता है द हेग नीदरलैंड। ओके, द हेग नीदरलैंड। एंड एज वेल एज अब आईसीजे की बात की जाए तो गाइस आईसीजे जो भी डिसीजन देती है, दैट डिसीजन इज एब्सोल्युटली नॉट बाउंड अपॉन ईदर कंट्री। पर फिर भी ये माना जाता है कि वही बीइंग ए कंट्री अगर आप इस बात को नहीं मान रहे हो तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल बॉडी का एक तरह से अपमान है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी कंट्री का जो रिस्पेक्ट है वो कम होने लगता है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गाइस, अब हमें इकोसोक की बात करूं तो इकोसोक में गाइस हमें बेसिक बैकग्राउंड पता चल गया है, ठीक है। बट नाउ द थिंग इज, अब जो इकोसोक है, ये इकोसोक हमारे न्यूज़पेपर में क्यों आया, व्हाई दिस टर्म केम इन द न्यूज़पेपर। सो द बेसिक रीजन टू केम इन द न्यूज़पेपर इज द फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन करेंगे इकोसोक में। इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारे सिविल सोसाइटी है, अकेडमिशियंस हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों का एक तरह से कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। सो इसीलिए गाइस ये न्यूज़पेपर में था और इसी के साथ इसका एक थीम भी है, एंड दैट थीम इज रिलेटेड टू एट द 75 एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन के 75वीं एनिवर्सरी आने वाली है। दैट एनिवर्सरी की उस एनिवर्सरी में अब मतलब कैसा यूएन होना चाहिए, मतलब एक तरह से क्या यूएन में चेंजेस आने चाहिए, क्या यूएन के स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत रिफॉर्म्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। दिस इज व्हाट अबाउट हाउ यू सीन ऑन द 75th एनिवर्सरी ऑफ यूएन। ओके, सो गाइस मेरे ख्याल से आप लोगों को इकोसोक का इस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो अब हमारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इकोसोक न्यूज़पेपर में क्यों आया, ठीक है। हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा दैट विल कम रिलेटेड टू द हाउ इकोसोक इज इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड डू डिस्कशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ इकोसोक। ओके, इस तरीके से हमारे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स, सो गाइस प्रीलिम्स में तो आपको पता ही है स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके एस्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन आ गया,
yeah, if any of the organization name, or if any of the organization structure or function. So these all things we would cover in the international relation, but this is what the single one organ which came in the newspaper, so we discuss here. Okay, so this is what about the ECOSOC. Okay, so guys, I hope you like this video. Thank you.